हेलो एवरीवन, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पूरी स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शो। सीन शुरू होती है जहां मू यंग सेंग जी के बाहों में लिपटी हुई थी। फिर उसको अपने बाइक पर बैठाकर एक होटल लेकर आया। वहां पर रिसेप्शनिस्ट कहता है, तुमको कितनी देर तक रुकना है, 1 घंटे या फिर पूरी रात, तुम्हें कैसा रूम चाहिए? यहाँ पर हर तरह के रूम है और साथ में एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगा तुमको, जो भी चाहिए मज़े करने के लिए। उसकी ये बातें सुनकर वो मू यंग से बोला, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो कहती है, नहीं, बाहर बारिश हो रही है, मैं ठंड में मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये जगह ठीक लग रहा है, हम यहीं पर रुकेंगे। वह कहता है, तुम यहाँ से टैक्सी लेकर अपने घर जा सकती हो। मू यंग बोली, ठीक है, तुम पैसे दे देना। सेंग जी मुस्कुराकर कहता है, तुमको पैसे की क्या ज़रूरत है? वह कहती है, क्योंकि मैं एक भी पैसे लेकर नहीं आई हूँ। सेंग जी उसको डांटता है, कहता है कि तुम पागल हो जो अकेले ही पैदल चल रही थी, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता? मू यंग उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम मेरी इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे डांटा भी था। वो उसके और करीब जाकर कहती है, कहीं तुमको मैं पसंद तो नहीं आ गई? रिसेप्शनिस्ट कहता है, भाई तुमको रूम चाहिए कि नहीं, पहले तुमको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर चाहिए तो। सेंग जी चेक करता है तो उसके पास भी पैसे नहीं होते हैं। मू यंग कहती है, क्या तुम पैसे लेकर नहीं आए हो? तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी कि तुम बिना पैसे के ही आ गए। वो सोचता है, अब क्या करें, कहाँ पर जाएं इस बारिश में? इसका घर भी बहुत दूर है, इसलिए वह उसको अपने घर ले आया। मू यंग बोली, क्या बात है, इस छोटे सी जगह में सब कुछ है, बिल्कुल एक पिंजरे की तरह। वो उसको अपने कपड़े देता है चेंज करने के लिए। वह कहती है, तुमको नहीं लगता कि तुम एक पिंजरे में रहते हो, तुम्हें भी आज़ाद होना चाहिए? सेंग जी गुस्से से कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? वह कहती है, हैंडसम सेंग जी, मैं कैसा दिख रहा हूँ? वह कहती है, प्यारे। वो सामने बोर्ड पर फोटो दिखाता है, कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हें इमोशन पहचानना सीखना होगा। मू यंग बोलती है, मुझे नहीं सीखना है। वह उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हारा मन नहीं है तब भी ध्यान से देखो, तुम हर चीज़ में नेगेटिविटी देखती हो, इसलिए तुम्हें सारी जगह नफरत और गुस्सा दिखता है, पर तुम्हें अच्छा ही और प्यार भी देखना चाहिए। और वह अपना हाथ उसके गले पर रखता है, कहता है, लोगों से प्यार करोगी तो वह भी तुमसे प्यार करेंगे। मू यंग उस मोमेंट को फील करती है। सेंग जी नीचे गया, वहाँ पर जूरी की मॉम पूछती हैं, क्या तुमने अभी तक खाना खाया? चलो हम लोगों के साथ बैठकर खाना खा लो। वो बोला, नहीं, आज मैं ऊपर ही खाऊंगा। वो खाना लेकर ऊपर आ गया। मू यंग कहती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो इतनी सारी डिशेस बनाकर दी है? वो बोला, हाँ, एक औरत है जो मुझे बहुत पसंद करती है, उसी ने दिया है। वह गुस्से से बोली, मैं उसकी जान ले लूंगी। सेंग जी बताता है कि मकान मालकिन ने दिया है। मू यंग खाकर बोली, बहुत स्वादिष्ट है। वो पूछता है, तुम अपने घर पर क्या खाती हो? वह कहती है, कुछ भी नहीं, मेरे यहाँ कोई मकान मालकिन नहीं है जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएं। खाना खाने के बाद वो प्लेट साफ कर रहा होता है। मू यंग बेड लगाकर लेट जाती है, कहती है, कितने प्यारे दिख रहे हो काम करते हुए। सेंग जी कहता है, बहुत हुआ, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, तुम टैक्सी लेकर अपने घर जाओ। वह कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। सेंग जी बोलता है, हाँ तो पैसे दे रहा हूँ, घर जाओ। वह कहती है, कैसा जुल्म है, तुमने मुझे कपड़ा दिया, खाना दिया, अब मुझे सोने की जगह भी दो। वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर वह बोली, तुम मुझे रुकने दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। तभी जेसू के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तुरंत जाकर उसको अंदर आने से रोक देता है। जेसू कहता है, मुझे लगा तुम अकेले होगे, इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए आ गया। सेंग जी कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम नीचे जाओ। जेसू बोला, लगता है कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजे की तरफ जाने लगा, पर सेंग जी जोर से दरवाजे को पैर से मारता है। फिर जेसू को नीचे जाने के लिए बोला। जब वापस कमरे में जाने के लिए आया, पर अंदर से मू यंग ने दरवाजे को बंद कर लिया है। वह कहता है, मुझे अंदर आने दो। वो बोली, एक शर्त पर कि तुम मुझे यहाँ सोने दोगे। सेंग जी परेशान होकर कहता है, ठीक है। वो कहती है, प्रॉमिस करो। वह बोलता है, प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा। दोनों एक साथ सोते हैं। मू यंग उसके साथ फ्लर्टिंग करती है और पूरी रात सेंग जी को परेशान की। अगली सुबह जूरी हॉस्पिटल से अपनी नाइट शिफ्ट से वापस आती है। वह सेंग जी से मिलने के बहाने दूध का पैकेट लेकर ऊपर आने लगी। वह उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। जूरी मू यंग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो जवाब दी, इतनी सुबह मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब कि मैं यहीं पर सोई हूँगी। पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुमने न्यू जॉब ढूंढ ली है दूध की डिलीवरी करने का। जूरी कहती है, मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर है। मू यंग कहती है, अच्छा तुम हो वो जिसके कहने पर सेंग जी शहर छोड़कर यहाँ पर आया? क्या सेंग जी तुमको पसंद है? तुमने अभी तक उसको बताया कि नहीं? जूरी बोली, तुमको क्या?
मू यंग कही क्योंकि मैंने उसको प्रपोज कर दिया, आई लव यू कहा। उसके बाद मैंने उसको वह दिया जो हर आदमी को चाहिए होता है। जू री उसको एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद दोनों आपस में लड़ाई करने लगी। सेंगजी आकर दोनों को रोकता है। उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग ऊपर आ गए। वो मू यंग को बाहर लाकर कहता है, घर जाओ। वो कहती है, तुम गुस्सा क्यों हो और तुम केवल मुझ पर ही गुस्सा क्यों कर रहे हो? लड़ाई उसने शुरू की थी। सेंगजी उसको पैसा देता है टैक्सी के लिए। फिर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने लड़ाई शुरू की, तुम बस यहाँ से चले जाओ। मू यंग उदास हो गई और पैसे फेंक कर वहां से चली गई। मू यंग जब उसको छोड़कर वापस आता है, उसका भाई उससे नाराज था। वो बोलता है, आखिर मू यंग यहाँ पर क्या कर रही थी, और तो और उसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने? वो बताता है, दरअसल कल रात प्रॉब्लम हो गई, तेज़ बारिश में उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया, और अगर अगली बार यहाँ पर आई तो उसको मैं तुम्हारे कपड़े दे दूंगा पहनने के लिए। जूरी रो रही होती है। उसकी मॉम आकर कहती है कि चलो अब उठ जाओ, कुछ खाना खा लो, क्योंकि रोने के लिए भी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। मॉम पूछती हैं, क्या वो वही तुम्हारी बचपन की दोस्त थी? जूरी कहती है, वह कोई मेरी दोस्त नहीं है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। वह यहाँ पर क्या कर रही थी, और वह कल रात सेंगजी के साथ कमरे में सोई, और तो और उसने सेंगजी को प्रपोज भी कर दिया है। वो भी उसे ही देख रहा था, उसने उसे रोका क्यों नहीं? और तो और जो हम दोनों ने साथ में कपड़े लिए थे वही उसको क्यों दिया पहनने को? सेंगजी मेरे साथ फॉर्मल होकर बात करता है और उसके साथ ऐसे बात करता है जैसे वह दोनों दोस्त हैं। उसकी मॉम कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने दिल की बात उससे कहनी चाहिए। जूरी कहती है, अगर उसने मना कर दिया तब क्या होगा? मॉम कहती हैं, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, बिना तुम कोशिश किए हार कैसे मान सकती हो? फिर उसे खाना खिलाती है। मॉम बोली, एक बात तो है, वह बड़ी होकर सुंदर हो गई है। जूरी दोबारा जोर जोर से रोने लगी। वह कहती है, वह सुंदर नहीं है। ली को सेक्रेटरी कॉल करती है। ली कहता है, मैंने तुमको कहा था कि जब तक जीने मरने की बात ना हो तब तक तुम फोन मत करना। सेक्रेटरी कहती है, सर ये जीने मरने की ही बात है, और उसको ऑफिस बुलाती है। ली ऑफिस में रिकॉर्डिंग सुनता है कि पब्लिशर ने पहले से ही रिकॉर्डिंग पेन रखा था। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है कि कैसे मू यंग ने उसको धक्का दिया, और उसने बहुत बड़ी कीमत मांगी है केस न करने के लिए। एक एम्प्लॉय कहती है कि प्रिंटर वाले अपना पैसा मांग रहे हैं, हमारे न्यू बुक पर बैन लग गया है। एक के बाद एक प्रॉब्लम सुनकर ली को अटैक आ गया। उसको उठाने के लिए सेक्रेटरी थप्पड़ मारी। ली उठकर सोचता है कि कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, और वह सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुम्हें घूमना पसंद है? वह कहती है, मैं कॉलेज टाइम से ही ट्रैवल करती हूँ। मू यंग सुबह उठकर दरवाज़ा खोली। वह देखती है कि ली खड़ा है। वह कहती है, मैंने तुमको मना किया था कि यहाँ पर वापस मत आना, और इसको यहाँ क्यों लाए? सेक्रेटरी कहती है, ली ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ लाया, मुझसे कहा कि हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। ली मू यंग को सारी बात बताता है, हम बर्बाद हो गए हैं। पब्लिशर ने पहले से ही पेन रिकॉर्डर रखा था। तुम पर केस न करने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत मांगी, और तो और सबके कर्ज चुकाने के लिए हमें पूरी कंपनी बेचनी पड़ी। अब हम कंगाल हो गए, पर तुम एक महान राइटर हो, तुम हमें वापस आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दोगी। मू यंग कहती है, दफा हो जाओ, मैं आखिर तुम्हारी क्यों मदद करूं? ली कहता है, ऐसा मत बोलो, हम दोनों ने कितने सालों से एक साथ काम किया है, और तुमने मुझसे पूछा था ना यहाँ रहने के लिए, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? वो मना कर देती है। वो कहती है, जब मैंने तुमको कहा तो तुम रहे नहीं, अब यहाँ कोई और रहेगा। गैंगजी हॉस्पिटल में पेंटिंग बनाने आया था, पर वह डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि पहले क्या करे। डॉक्टर कहते हैं कि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है, और वह ब्रश लेकर दीवार पर पेंट कर देते हैं। गैंगजी गुस्से से बोला, यह आपने क्या किया? आपने पूरा दीवार खराब कर दिया। डॉक्टर कहते हैं, माफ़ कर दो, पर वह डॉक्टर के पीछे दौड़ता है उन्हें पकड़कर पेंट करने के लिए। जूरी हॉस्पिटल का काम खत्म कर रिलैक्स होने के लिए छत पर आई। वहां पर पहले से ही सेंगजी था। वह दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जूरी कहती है कि बचपन में हम कितने करीब थे, हमारी दोस्ती कमाल की थी, क्या हम अब भी दोस्त हैं? सेंगजी मायूस भरी आवाज में बोला, क्या तुम मुझे मारना चाहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा फिर से दिल तोड़ने वाला हूँ? जूरी कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने अपने दिल की बात कह दी, पर प्लीज तुम किसी से प्यार इसलिए ना करो कि तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। वो बहुत उदास थी क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिला। मू यंग गैंगजी के पास आकर पूछती है, क्या तुम्हें मजे करने हैं? फिर उसे अपने साथ लेकर हवेली चली आई। सेंगजी हर जगह ढूंढता है अपने भाई को, पर वह कहीं भी नहीं मिलता है। एक डॉक्टर बताता है, मैंने तुम्हारे भाई को मू यंग के साथ जाते देखा। मू यंग कहती है, कैसा लग रहा है ये घर? क्या तुमको पसंद आया? क्या तुम इस घर में रहना चाहते हो? गैंगजी हाँ, मैं जवाब दिया। मू यंग उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लेती है कि आज से वह उसका एम्प्लॉय है। सेंगजी फोन करता है। मू यंग को उससे पूछता है, मेरा भाई कहाँ है? वह कहती है, मेरे पास। वह कहता है, मैंने कहा था कि तुम मेरे भाई से दूर रहना। वह कहती है, मैं बोर हो रही थी इसीलिए उसे यहाँ पर लाई। तुम यहाँ पर कब आ रहे हो?
वो पूछता है कहाँ आना है। वो बोली श्रापित महल में। मू यंग पूछी तुम्हें पता है ये कहाँ पर है। वह कहता है मैं वहाँ पर बचपन में आया था जब तुमने मेरी जान बचाई थी। मू यंग बोली इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था मेरे बारे में। सेंगजी कहता है मैं आकर बात करता हूँ। सेंगजी चला जाता है श्रापित महल की तरफ। मू यंग उसका वेट करते हुए पुरानी बातें याद करने लगी कि कैसे सेंगजी फूल लेकर आया था उसके पास। इतने में ही वो हवेली पर आ पहुंचा। मू यंग उसको करीब आते हुए देखती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए। मू यंग पूछती है तुम कब से जानते थे मेरे बारे में। वह कहता है जब से तुमको पहली बार देखा था। वे बोली इसका मतलब तुम इतने दिनों से एक्टिंग कर रहे थे, तुमको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। सेंगजी कहता है तुम चाहती थी कि मैं तुमको पहचानूं, पर मुझे एक्टिंग करनी पड़ी तुमको ना पहचानने की, ताकि मैं तुमसे दूर जा सकूं। मू यंग पूछी पर क्यों। वह कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी बचपन में, उसके लिए थैंक यू। मैं तुमको बहुत पसंद करता था पर कभी भी कह नहीं पाया। मू यंग बोली बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुमने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें नहीं पता है। मैं तुमको कितना चाहती थी पर तुमने मेरा प्यार नहीं देखा। ये बताओ कि क्या अब तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता मेरे लिए। वो कहा मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, मुझे केवल अपने भाई को संभालना है। वो बोली जब अपने भाई का ख्याल रख सकते हो तो मेरा क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। वो वहाँ से जाने लगा। वह उसे रोकती है, कहती है तुम कहीं नहीं जा सकते हो मुझे छोड़कर। पर सेंगजी रुकता नहीं है। मू यंग कहती है रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम मेरे हो। जल्दीबाजी में उसका सीढ़ियों से पैर फिसलता है। वह नीचे गिरने वाली थी। सेंगजी उसको बचा लिया। वो कही प्लीज़ मत जाओ, हम साथ में रह सकते हैं। तभी वहाँ पर गैंगजी आ गया। भाई बोला चलो हम अपने घर चलते हैं, पर वो बताता है अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। सेंगजी कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो। वो कहता है अब से मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। मू यंग बताती है मैंने इसको जॉब पर रखा है, अब से ये मेरे बुक के लिए ड्राइंग बनाया करेगा यहीं पर रहकर। वो कहीं मैंने कहा था तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। सेंगजी कहता है अपने भाई से चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये हमारा घर नहीं है। पर वो नहीं माना। सेंगजी उसको डांटता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिया। इससे गैंगजी को बहुत गुस्सा आ गया और वह अपने भाई को मारने लगता है। मू यंग आकर उन्हें शांत करती है, उसको अपना हाथ दी उठने के लिए, पर वह खुद से उठता है। वो उससे कहती है गैंगजी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसका साथ छोड़ते हो या फिर नहीं। वो उदास होकर वहाँ से जाने लगा। मू यंग उसे जाते हुए देखती है अपने रूम में से। घर पर आकर उदास था। वह अपने भाई के बारे में सोचता है। वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि मू यंग ड्राइंग बनाने के लिए पैसे के बदले होमकार देगी। गैंगजी होमकार अपने भाई के लिए लेना चाहता था, क्योंकि उन्हें बार बार घर बदलना पड़ता है। अगली सुबह वो छत पर बैठा था। जूरी की मॉम आती है खाना देने के लिए। वह पूछती है तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगी। वह बताता है कि भाई से थोड़ी लड़ाई हो गई। सेंगजी वो उनसे बताता है कि गैंगजी अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया है। मॉम बोली यह तो अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वह अब अपने सपने पूरे कर सकता है। तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए। वह कहती हैं कि अब वह बड़ा हो गया है, तुम उसे काम करने से या फिर किसी को पसंद करने से रोक नहीं सकते। मॉम उसे समझाती हैं तुम्हें उसे जीवन में आगे बढ़ने देना चाहिए। मॉम को नहीं पता था कि उनके यह सारी बातें कहने से सेंगजी कन्विंस हो जाएगा और वह अपने भाई के पास चला जाएगा, ये घर छोड़कर। और तो और मॉम को अभी नहीं पता होता है कि गैंगजी मू यंग के लिए काम कर रहा है। ली मू यंग को मनाने आया ताकि वह वापस सिटी जाए। वह दरवाजे पे पहुंचा, पर दरवाज़ा गैंगजी खोलता है। वह देखता है कि गेट पर उसका भाई नहीं है, इसलिए वह दरवाजे को बंद कर दिया। ली परेशान होकर गेट को पीटने लगा। वो दरवाजे को दोबारा खोल देता है, जिससे ली सीधे मू यंग के पैरों में जाकर गिर जाता है। वह पूछती है कि तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो। ली कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मू यंग कहती है ये आज से मेरे लिए ड्राइंग बनाया करेगा। ली कहता है तुम खुद बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देती हो और इसे अपने साथ रखोगी तब तो और प्रॉब्लम होगी। मू यंग कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरा सेफ्टी पिन है। वो पूछता है कौन। वो दिखाती है ये। सेंगजी वहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आ गया होता है अपने भाई के साथ रहने के लिए। वो स्माइल करते हुए ली को घर से बाहर कर दी। सेक्रेटरी कहती है क्या बात है, राइटर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, आर्टिस्ट को मेंटल डिसऑर्डर है, क्या खूब दोनों की जोड़ी बनेगी। मॉम परेशान होती हैं। वो खुद को कोसती हैं कि मैंने क्यों राय दिया सेंगजी को कि गैंगजी को आर्टिस्ट बनने दो। क्या होगा जब मेरी बेटी को पता चलेगा कि मेरे कारण सेंगजी घर छोड़कर मू यंग के पास चला गया। जब जेसू को पता चला कि सेंगजी घर छोड़कर चला गया है, वह भी मू यंग के पास, जो उसे शुरुआत से ही चोट पहुंचा रही है, वह छत पर जोर से चिल्लाने लगा। जूरी कहती है जेसू सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है, वह पागल हो गया है क्या। मॉम बताती हैं वह पागल नहीं हुआ है, दरअसल सेंगजी घर छोड़कर चला गया। मॉम सारी बात बताई कि क्यों गया है।
जूरी रोने लगती है और गुस्सा होती है मू यंग के ऊपर कि उसके कारण ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ सेंग जी मू यंग से कहता है, गैंग जी यहाँ पर रह सकता है पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, वो वीकेंड पर घर जाया करेगा। दूसरी, उसका जब भी मन करेगा वह जॉब को छोड़ सकता है। तीसरी, तुम उसे हमेशा इज्जत से पेश आओगी। वो बोली, मुझे तीनों शर्तें मंजूर है। इसके बाद वह उन दोनों को उनका कमरा दिखाई। पूरे कमरे में धूल ही धूल था। वह पूछता है, यह आखिरी बार कब साफ हुआ था? वह बताई, करीब 20 साल पहले। इसके बाद वह सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। हॉस्पिटल का एक पेशेंट कमरे में आता है। वहाँ पर पहले से ही डॉक्टर थे। वह पूछते हैं, क्या तुमको किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? वह कहता है, नहीं। पेशेंट जूस के बदले हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स का इन्फॉर्मेशन देने लगा कि कौन क्या क्या करता है। सुबह जूरी हॉस्पिटल जा रही होती है। उसकी मॉम भी उसके साथ थी। जूरी अभी भी गुस्से में है। वो पूरे रास्ते गुस्सा करते हुए जाती है। डॉक्टर एक पेशेंट को डांटते हैं और कहते हैं कि इलाज के समय शराब पीना मना है। नर्स आकर डॉक्टर से कहती है कि कल से मैं कपड़े वाले कमरे में ताला लगाऊंगी क्योंकि आप वहां पर अपने खबरी को बुलाते हैं। मू यंग की सुबह आंख खुलती है। उसको रात में बहुत अच्छी नींद आई थी। वह नीचे आकर देखती है घर की सफाई हो रही है। पूरा घर एकदम साफ सुथरा हो गया। सेंग जी किचन में नाश्ता बना रहा था। मू यंग देखकर इम्प्रेस हो गई क्योंकि ऐसा किसी ने भी आज तक नहीं किया था उसके लिए। वह सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। वो बोली, ये बहुत टेस्टी है। मू यंग अपनी क्लास लेने जा रही थी पर रास्ते में उसे एक औरत मिल गई। वह बोली, कैसी हो मेरी बच्ची? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, अब जाकर मिली हो। एक पल के लिए मू यंग को लगता है कि उसकी माँ सच में यही है, पर फिर वो बोली, तुम पागल हो। और वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी। तभी वहाँ पर सेंग जी आकर उसे रोक देता है और उस पेशेंट को लेकर चला गया। ली हॉस्पिटल आता है। सेंग जी से कहता है कि तुम घर छोड़कर चले जाओ क्योंकि तुम मू यंग को नहीं समझ पाओगे। मैं सालों से उसके साथ रहा हूँ, मुझे पता है, मेरा उसके साथ पुराना रिश्ता है। सेंग जी का कौन सा रिश्ता? तुमने करोड़ों रुपए कमाए हैं उसके साथ रहकर। पैसों के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है तुम्हारा। ली कहता है, तुम मेरी जगह ले रहे हो, तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। वो बोला, मैं नहीं जाऊँगा। मू यंग उदास होकर घूम रही होती है। तभी वहाँ पर वो पेशेंट दोबारा आ जाती है और खुद को उसकी मॉम कहने लगी। वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि चुप करो, मुझे अपनी बेटी कहना बंद करो क्योंकि मेरी मॉम मर चुकी है। पेशेंट को इस बात से सदमा लगता है और वह बेहोश हो जाती है। मू यंग वहाँ से चली जाती है बिना कुछ किए। घर आकर अपने कमरे में सो गई। शाम को घर सेंग जी आता है उसके लिए खाना लेकर, पर वह कमरे से बाहर नहीं आती है। वो वहाँ से चला गया अपने कमरे में। रात को मू यंग को डरावना सपना आया जिसके कारण वह रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सेंग जी उसके कमरे में आता है। उसको शांत कराने लगा, पर वह डरी हुई थी इसलिए वो उसको गले लगा लेता है। मू यंग सेंग जी के बाहों में लिपटी हुई थी। वो किसी तरह उसको शांत कराकर सुलाता है, पर उसे बहुत तेज बुखार था इसलिए सेंग जी पूरी रात उसके पास रहकर पानी से उसके शरीर को ठंडा रखता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। वह देखता है मू यंग जगी हुई है। वह कहती है, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। सेंग जी आज छुट्टी ले लेता है अपने हॉस्पिटल से ताकि वह मू यंग का ख्याल रख सके। हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ सारे हॉस्पिटल स्टाफ सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि लास्ट टाइम मू यंग और पेशेंट बात कर रहे थे, पर पेशेंट के बेहोश हो जाने पर वो कुछ नहीं करती है, सीधे वहाँ से चली जाती है। स्टाफ कहते हैं कि सर, हमें मू यंग को हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, हमें अभी सच्चाई नहीं पता है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। जब तक पता नहीं चल जाता है तब तक के लिए मू यंग की क्लासेस बंद कर दो। सेंग जी अपने भाई को छोड़ने जाता है जेसू के पास उसके रेस्टोरेंट पर। ली और सेक्रेटरी आपस में बात कर रहे होते हैं। ली कहता है, हमें किसी भी तरह मू यंग से मिलकर बात करनी होगी, उसको मनाना होगा वापस जाने के लिए, नहीं तो वो मेरी जगह ले लेगा। सेक्रेटरी बोली, वो बहुत अच्छा है पर हमेशा उदास रहता है, अगर थोड़ी सी स्माइल करता तो और भी अच्छा लगता, मुझे वह पसंद है। ली उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम पागल हो, सारा दिन मेरे साथ रहती हो और तारीफ उसकी कर रही हो। मैं जा रहा हूँ आज मू यंग के पास, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए पर मैं उससे मिलकर रहूँगा। वह अपनी कार को स्टार्ट करता है पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। मू यंग को लग रहा था कि उसके बड़े बाल के कारण उसको डरावने सपने आते हैं। वह अपने बाल को काटना चाहती थी पर काट नहीं पाती है। घर में से टूटने की आवाज़ सुनकर ली वहाँ पर कमरे में आता है। मू यंग बोली, मैं बचपन से अपना बाल काटना चाहती थी पर कभी भी काट नहीं पाई। ली पूछता है, मगर क्यों? वो कहती है, मॉम के कारण। वह पूछता है, क्या तुम्हें फिर से वो डरावने सपने आने लगे? कब से आ रहे हैं? वो कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ। वो उसका सारा सामान पैक करने लगा। वह कहता है, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, चाहे मुझे ज़बरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मू यंग पीछे लैंप से मारने आती है। ली उसे रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ, तुम्हारी हर एक चाल पता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। फिर उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लगता है।
वह कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पर वह मांगता नहीं है। तभी वहां पर सेंगजी आ गया। वह कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। इसी बीच मू यंग उसको धक्का दे देती है। वह सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था, उसको सेंगजी आकर बचा लेता है। ये पूरा सीन रोमांटिक था। वो बोला अब क्या मुझे किस करोगे। ली उसको छोड़ देता है और कहता है मैं मू यंग को लेकर जा रहा हूँ। वो बोला तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सेंगजी उसको दवा देकर बोला इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, पर वह खाने से मना कर देती है। कहती है अगर मैं हर छोटी प्रॉब्लम के लिए दवा खाने लगी तो मेरी पूरी लाइफ दवा पर ही चलने लगेगी। वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो फिर बाहर चलते हैं, इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वह दोनों साथ में कार में होते हैं। मू यंग बोली ये इलाज बेहतर है दवा खाने से, मुझे ये पसंद आया, पर भूख लगी है तो क्या हम खाने के लिए चल सकते हैं। सेंगजी उसको खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाता है। खाने के बाद मू यंग कहती है अब मुझे अच्छा लग रहा है, खाने के बाद मेरे पूरे शरीर में ताकत आ गई है। सेंगजी उससे माफ़ी मांगता है ठीक तरह से बर्ताव ना करने के लिए। वह कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ, जो मन में आया वह करती हूँ। मू यंग उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगी। वह पूछती है क्या तुम कभी किसी के साथ सोए हो। सेंगजी का रिएक्शन देखकर कहती है इसका मतलब तुम नहीं सोए हो। वह पूछती है सच में एक बार भी नहीं। तुम अभी तक वर्जिन हो, पर क्यों। वो बोला मेरी मर्जी। वो मुस्कुराते हुए बोली मैं तुमको नॉटी रूप में देखना चाहती हूँ, आखिर तुम कैसे दिखोगे। खाने के बाद दोनों वॉक पर जाते हैं। मू यंग पूछती है हम यहाँ पैदल क्यों चल रहे हैं। वह कहता है इससे शरीर और मन दोनों शांत रहेगा और हम नज़ारे भी अच्छी तरह देख सकते हैं। वह कहती है इसे केवल मेरा पैर दर्द कर रहा है। वह बोली मुझे गोद में उठाओ। वो शर्मा गया और बहाने मारने लगा। तभी वह उसका फ़ोन छीन लेती है और पानी में फेंकने का एक्टिंग करने लगी। सेंगजी डर जाता है, कहता है मेरा फ़ोन मुझे वापस करो। वह कहती है जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर होना चाहिए, किसी और चीज़ पर नहीं। तभी सेंगजी को जूरी फ़ोन करती है। वो फ़ोन उठाकर जूरी से बात करने लगी और उसको जलाने के लिए कहती है हम बिल्कुल ठीक हैं, वो मुझे घुमाने के लिए ले आया है। जूरी घर आ रही होती है पर वापस चली आई वाइन शॉप पर। वहाँ पर खूब नशा करती है। ली भी वहीं पर अपना गम भुला रहा होता है। वह दोनों मू यंग को बुरा भला कहते हैं। ली देखता है कि यह तो वही लव एट फर्स्ट साइट वाली लड़की है। वो उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता है। जूरी कार्ड पढ़ती है, फिर एक जोर का थप्पड़ मारती है। ली पूछता है तुमने क्यों मारा। वह कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मू यंग को रोकना चाहिए था ताकि वह यहाँ पर ना आए। तुम्हारी गलती के कारण मेरा यह हाल है। इतना कहते ही वह बेहोश हो जाती है। मू यंग खुश होती है, आज उसका दिन अच्छा रहा। वह कार में स्माइल कर रही थी। फिर सेंगजी से बताती है मुझे कभी कभी बुरे सपने आते हैं, उसमें मेरी मॉम दिखती है। मैं जब भी उठती थी मेरी हालत ख़राब होती थी, पर आज ऐसा नहीं था। अगली सुबह सेंगजी हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। उसे डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या मू यंग का कोई बॉयफ्रेंड है। वो बोला आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं क्योंकि तुम मू यंग के साथ रहते हो इसलिए। दरअसल मेरा एक छोटा लड़का है, सोच रहा था कि उसको उससे मिलवा दूं। ये सब छोड़ो, तुम कल छुट्टी पर थे, पूछ सकता हूँ क्यों। सेंगजी कहता है मैं कल बीमार था। डॉक्टर कहते हैं तुम यानी मू यंग, मैं सालों से लोगों का दिमाग ठीक कर रहा हूँ, तुमको क्या लगा मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ पाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं मुझे पता चला है कि एक पेशेंट मू यंग को अपनी बेटी कह रही थी। वो बताता है जी उसको भी कुछ समय के लिए लगा वो उसकी मॉम है। डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट देखते हैं मू यंग के पापा की। सेंगजी दवा देने जाता है उस पेशेंट के पास जो कल बेहोश हो गई थी। वो बोला जब अगली बार आपकी बेटी आएगी तब मैं उससे मिल लूँगा। वो पेशेंट कहती है मेरी बेटी मर चुकी है, भला तुम एक मरे हुई लड़की से कैसे मिलोगे। वहाँ और भी डॉक्टर आते हैं। वह देखते हैं कि पेशेंट की हालत में सुधार हो रहा है। शाम को सेंगजी अपने दोस्त जेसू से मिलने आता है, साथ में बियर लेकर। जेसू दरवाज़ा खुलता है और तुरंत बंद भी कर देता है। वह सेंगजी से नाराज़ था क्योंकि वह उसको छोड़कर चला गया है, पर जेसू ज़्यादा टाइम तक खुद को रोक नहीं पाता है। वह दोनों एक साथ छत पर बियर पीते हैं और सारे गम को भुला देते हैं। वहाँ जूरी की मॉम भी आ जाती हैं फल लेकर, वह भी उनके साथ बैठती हैं। फिर सेंगजी वापस घर जाता है टैक्सी से। जूरी सोकर उठी, वो अभी भी हैंगओवर में है। मॉम नींबू पानी लेकर आई। वह कहती है वह आदमी कौन था जिसके पीठ पर बैठकर आई। जूरी को याद आता है कि वह ली को थप्पड़ मारी और पूरे रास्ते परेशान की। सेंगजी नशे में घर आता है। मू यंग उसका वेट करते करते बाहर ही सो गई। वो पूछता है तुम यहाँ क्यों सो रही हो।
वह बोली, तुम नशे में हो, चलो मैं भी पीती हूँ। सेंग जी उसको रोक देता है, कहता है, अगर हम दोनों नशे में हो जाएंगे तो कुछ गलत हो सकता है। मू यंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि कुछ हो। सेंग जी एक डॉल देता है। वह पूछती है, ये क्या है? वह बताता है, ये नींद का सौदागर है जो तुम्हारे सारे डरावने सपने ले लेगा। ये मेरे भाई का है। वो बोली, इसका मतलब ये सेकंड हैंड है। वो बताता है, मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। कहती है, फिर ठीक है। मू यंग उस डॉल को लेकर सो गई। अगली सुबह वह हॉस्पिटल आई अपनी क्लास लेने। उसे पता चलता है कि उसकी क्लास बंद करवा दी गई है। वह गुस्से में डॉक्टर को ढूंढती है। डॉक्टर गार्डन में वॉक कर रहे थे। वह देखते हैं कि मू यंग आ रही है उनकी तरफ। वह दौड़कर वहां से भागने लगे, तभी मू यंग की नज़र उस पेशेंट पे जाती है। वह पेशेंट आकर सॉरी बोली, पर मू यंग बोलती है, क्या करूं, तुम्हारे सॉरी का नुकसान तो मेरा हुआ है। मेरी क्लास बंद हो गई तुम्हारे कारण। वो उसके खूबसूरत जैकेट को देखती है, फिर उससे बोली, मुझे ये चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमको माफ़ करूं तो ये मुझे दो। वह पेशेंट जैकेट दे देती है। घर पर मू यंग आकर आज फाइनली अपना बाल काट दी। जब सेंग जी आया तो उसको देखता है कि मू यंग ने अपना बाल काट लिया। वो बताई, आज मैंने खुद को आज़ाद कर लिया है। वह दोनों हंसते हैं क्योंकि बाल अच्छी तरह से नहीं कटे थे। इसके बाद सेंग जी ने उसका बाल अच्छी तरह से काटा। मू यंग खुद को देखकर इंप्रेस हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो पूछती है, कैसी दिख रही हूं मैं? वो बताता है, बहुत खूबसूरत आज के लिए। इतना ही, आगे क्या होगा, उनकी लाइफ में क्या हुआ, एक दूसरे को प्रपोज करेंगे या नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।